गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एस.के. गुप्ता आज आपका वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फोर्स का जो चैप्टर था क्लास 9 का, उसका सेकेंड लेक्चर हम लोग शूट करने जा रहे हैं और मैंने करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो ये देखिए मोमेंटम, हम लोग यहीं से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा रीडिंग दे लेते हैं कि मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन का जो पावर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। इसे और इजी भाषा में समझने के लिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट है और ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास देखिए m है और उसकी वेलोसिटी भी है, और ये दोनों का आप इंटू कर दीजिएगा ना, तो जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। यानी आप बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड द मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम लोग पी से दिखाते हैं। और ये है क्या, ये प्रोडक्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का और उसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे और हम लोग देखते हैं। क्या पर देख सकते हैं, पी मोमेंटम से दिखाएंगे, मास को एम से दिखाया गया है और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी से दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ पर्सन गेट इंजर्ड इन द केस ऑफ हीटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई पर्सन यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो उस पर्सन को चोट लगता है, ठीक है, वो इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में, मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या था, मोमेंटम था, और मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए मतलब पर्याप्त है, ठीक है। वो फोर्स लगाता है जो जिसके कारण आप इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। स्पीड से आता हुआ एक ट्रक है, यदि उससे आप उससे टच होते, यदि वो आपसे टच हो जाता है, स्पीड में आता हुआ ट्रक, तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। देखते हैं, धक्का लगता है, आप मर जाते हैं, ठीक है। बहुत सारा एक्सीडेंट केस आप देखे होंगे। तो ट्रक में क्या होता है, ट्रक का एक तो उसका मास था और उसके साथ एक वेलोसिटी थी, जिसके कारण उसमें मोमेंटम का क्षमता आ गया, ठीक है। और मोमेंटम के कारण ही वो किसी पर फोर्स अप्लाई करने के लिए एबल होता है, ठीक है। तो ये जो है, सच एज अ स्टोन, देखिए मूविंग स्टोन है, आप उसको हिट कर रहे हैं पैर से या फिर अपने बॉडी से, तो आपको चोट लग सकता है, ठीक है। चाहे फिर एनीथिंग जो है, फिर पेबल मतलब भी वही हो गया, स्टोन ही हो गया, ठीक है, एक पूरा चिकना सा पत्थर, ठीक है। तो वो एनीथिंग बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बंदूक में जो बुलेट होता है छोटा सा, वो यदि उसकी वेलोसिटी बहुत हाई रही, और होता ही है जब गन से उसको फायर करते हो तो उसका वेलोसिटी बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण उसमें मोमेंटम आ जाता है। और मोमेंटम आ जाने के कारण यदि वो हमारे बॉडी पे पड़ता है तो पूरा देखते हैं किल कर देता है, हम लोग को, पर्सन को किल कर सकता है, मार सकता है वो बुलेट, ठीक है। तो क्यों, एक मोमेंटम के कारण, उसमें ज़्यादा मोमेंटम आ गया, उसकी वेलोसिटी बहुत हाई कर दी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि अ पर्सन गेट इंजर्ड सर्वली व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। ये बता चुके हैं कि कोई भी व्हीकल है और वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आप आगे उसके आगे आकर के टकरा जाइएगा तो आप इंजर्ड हो जाइएगा, ठीक है। बहुत तरह से घायल हो सकते हैं, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। व्हीकल में तो आप जान भी करते हैं, कोई ट्रक है, कार है, तो उसका वेट मतलब मास तो ज़्यादा होगा ही, और उसके बाद वेलोसिटी भी उसमें होती है, जिसके कारण उसका प्रोडक्ट होने के कारण उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी में रिलेशन देखिए, जो रिलेशन ऊपर में देखें कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ थोड़ा सा और भी जिक्र कर लेते हैं। सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है,
एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी, यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ता है, ठीक है। और वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी उसी तरह से मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, मास और वेलोसिटी मोमेंटम का डायरेक्टली, मोमेंटम जो है मोमेंटम वो मास एंड वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दिस मीन्स इफ अ लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी देन हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मोमेंटम देन द लाइटर वन। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, एक ले लेते हैं साइकिल और एक ले लेते हैं हम ट्रक, ये मोटर, ये क्या बोलते हैं, 4 व्हीलर ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, और दोनों को सेम स्पीड से मोशन में लाया जाता है, ठीक है। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है कार का मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि कार का स्पीड और साइकिल का स्पीड दोनों तो सेम है, लेकिन कार का जो मास है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कार का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, लाइटर मतलब जो हल्का ऑब्जेक्ट है और हैवियर मतलब जो भारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसका हम लोग एग्जांपल ले चुके बता दिए हैं। अब देखिए, इफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी, यदि कोई छोटी सी वस्तु है और उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इट हैज़ टर्मिनल्स मोमेंटम, ठीक है, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सेवरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल बुलेट हैविंग अ लाइट मास, ठीक है, बुलेट का कितना बहुत कम मास होता है, बहुत छोटा सा वो होता है, इवन किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, क्योंकि उसको गन से यदि हम लोग फायर करते हैं ना तो वो क्या करता है, पर्सन को किल कर सकता है, मार सकता है। क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मास तो कम रहता है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण उसमें मोमेंटम बढ़ जाता है। मोमेंटम दो तरह से बढ़ाया जाता है बच्चों, ठीक है, एक वेलोसिटी को बढ़ा करके, दूसरा मास को बढ़ा करके, ठीक है। तो इस तरह से आप मोमेंटम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यूजुअली रोड एक्सीडेंट्स प्रूव मोर फटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड देन इट्स स्लोअर स्पीड, ठीक है। यदि कोई व्हीकल को क्या करता है, बहुत हाई स्पीड से ले जाता है, तो देखते जब उसका एक्सीडेंट होता है तो बहुत घातक उसको चोट लगता है, ठीक है। फटल, देखिए फटल मतलब बहुत घातक चोट वगैरह लगता है, घायल होता है। लेकिन वही जो स्लोअर स्पीड से यदि वो चलता है रोड पे, और यदि 20-30 के स्पीड से चला, यदि वो किसी पेड़ उड़ से टकराए या आदमी से टकराए तो उतना ज़्यादा घातक नहीं होता है जितना कि हाई स्पीड से चलने वाले का होता है, ठीक है। तो यही है, दिस हैपन्स बिकॉज व्हीकल रनिंग विद द हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम कंपेयर टू अ व्हीकल रनिंग विद स्लोअर स्पीड। तो जो व्हीकल स्लो स्पीड से चलता है उसका मोमेंटम कम, और जो व्हीकल बहुत हाई स्पीड से चलता है उसका बहुत मोमेंटम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यदि मोमेंटम, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है ना तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, उसमें कोई मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फार्मूला आप देखे हैं कि फार्मूला क्या होता है, देखिए P इक्वल टू M इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का वैल्यू जीरो, क्योंकि वह रेस्ट में है, रेस्ट में है तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया कि लेट एन ऑब्जेक्ट विथ मास m, ठीक है, सिंस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इसीलिए क्या होगा, इट्स वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जीरो हो जाएगा तो यहाँ से आप फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कि मोमेंटम मेरा जीरो होगा। यानी आप साफ याद रखें कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोमेंटम जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ये मीटर पर सेकेंड है, केजी और मीटर पर सेकेंड, इसको इनटू करते तो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारा यूनिट होता है किसका, मोमेंटम का, ठीक है, एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम पे कुछ न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, उसको आप देखें तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, उसका और हार्ड जो न्यूमेरिकल है और भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में अलग से करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है।
तो उसे आप देखें। तो व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ एन स्टोन हैविंग मास ऑफ 10 kg। देखिए कोई ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg है, व्हेन इट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और उसको 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यदि फेंका जाता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। देखिए तो मास इक्वल टू इतना हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू इतना हो गया, मोमेंटम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप दोनों को इंटू कर दे तो आपका 20 kg मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका आंसर रहा। अब एग्जाम्पल 2, फिर उसी तरह से कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट 20 ग्राम। ठीक है, बुलेट का वजन कितना है, 20 ग्राम है, व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मास थोड़ा सा कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि वेलोसिटी इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग करेंगे क्या, ये 25 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू तो लिख दी, ये एसआई यूनिट में है, लेकिन ये ग्राम मेरा एसआई यूनिट में नहीं था, इसीलिए हम लोग इसको 1000 से डिवाइड ही दे करके इसको क्या करेंगे, पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा मोमेंटम निकल जाएगा। देखिए मोमेंटम इक्वल टू वाट, तो देखिए मोमेंटम इक्वल दोनों को क्या किया, इंटू कर दिए, आपका मोमेंटम कितना आया, 2.5 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट हैविंग मास ऑफ 25 ग्राम इज थ्रोन यूजिंग हैंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या है कि हाथ से फेंका जा रहा है उस बुलेट को, और इसका 0.1 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है, और ये इतना है। तो अब फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग केजी में बदलेंगे। ठीक है, ये तो आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में ठीक है, और उसका मास ऑफ द बुलेट क्या हो गया, इसको आप 1000 से डिवाइड देंगे तो 0.025 kg हो जाएगा। और जब मोमेंटम आप निकालिएगा तो देखिए इसका ये मोमेंटम है जो थोड़ा सा कम है क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी कम थी और उसके बाद इसका मास भी कम था, जिसके कारण मोमेंटम भी कम हो गया। ठीक है, तो आप किसी बुलेट को लेकर के हाथ से मारिएगा किसी को तो उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। देखिए कितना कम मोमेंटम लग रहा है, 0.0025 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे किसी को मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, हाँ आप सर पे कस के मार दीजिएगा तो वो बात की बात है, लेकिन इधर पीठ वगैरह में या इस तरह से करते हैं तो उतना उसको फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब क्या एग्जांपल, द मास ऑफ अ गुड्स लॉरी इज इतना केजी। ठीक है, 4000 kg का आपका जो एक लॉरी है, एंड द मास ऑफ गुड्स लोडेड ऑन इट इज इतना केजी। ठीक है, और उसमें जो और भी कुछ गुड्स रखा हुआ है, सामान रखा हुआ लोडेड है जो कि इतना केजी का है। इफ द लॉरी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यदि वो मूव करता है तो व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम क्या होगा। तो पहले देखिए ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, 4000 और 2000 को ऐड करना पड़ेगा, तब तो टोटल मास आएगा। वेलोसिटी तो ये हो गया, लेकिन मास ऑफ लोरी में देखिए ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। देखिए 24,000 kg आ गया। ठीक है, अब ये दोनों, ये 24,000 और 2 मीटर पर सेकेंड को इंटू कर देंगे, आपका मोमेंटम देखिए यहाँ पे आ गया 48, ठीक है, 1000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब एक और है न्यूमेरिकल आपका, तो ये क्या है, अ कार हैविंग मास ऑफ 100 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो कोई कार है जिसका मास देखिए इतना है 1000 kg और स्पीड कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड, बहुत धीमा चल रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, ये देखिए इसको और ये मास को, वेलोसिटी और मास को इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए मोमेंटम इक्वल टू है मास इंटू वेलोसिटी, अब इंटू कर देते हैं, ये देखिए 500 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा था, वेलोसिटी तो कम था लेकिन मास बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण मोमेंटम इतना है। ठीक है, चलिए अब यदि मोमेंटम का कंसेप्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ आप देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ना न्यूटन सेकेंड लॉ कि
कोई भी बॉडी के मोमेंटम में यदि चेंज आ रहा है, पर सेकेंड चेंज आ रहा है, तो वो जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स का। ठीक है, तो किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और जिसके कारण क्या होगा कि उसका मोमेंटम पर सेकेंड चेंज करते चला जाएगा। तो चेंज कर रहा है तो चेंज करने का रीजन है कि आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तभी मोमेंटम चेंज होगा। यही कहता है सेकेंड लॉ, वही बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो आप कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि उसका मोमेंटम लगातार चेंज हो रहा है, तो समझ जाइए कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, इसका एकदम बेसिक तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है यही है कि किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो समझिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो है ना उस पर कार्य कर रहा है, लग रहा है। ठीक है, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स बढ़ते जा रहा है जिसके कारण उसके पर मोमेंटम भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप मैथमेटिकली आप समझ के देखें, सपोज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m kg, इनिशियल वेलोसिटी u है और स्पीड बढ़ने के कारण उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया mu, देखिए ये मास हो गया और ये u हो गया mu, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया p2, ये मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया, तो ये आप चेंज कर लिए mv। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए फाइनल मोमेंटम क्या हो गया mv और इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया mu। अब m कॉमन निकालेंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए चेंजिंग मोमेंटम, ठीक है, ये वाला चेंजिंग मोमेंटम है, उसको जितने टाइम में ये चेंज हुआ उस टाइम से इसको डिवाइड देंगे। मान लीजिए t टाइम में चेंज हुआ है तो देखिए ये हो गया, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ यही जो मोमेंटम है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स का। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। तो यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ दिस रेट ऑफ चेंज इज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये देखिए फोर्स का ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। ये देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, अब ये देखिए कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, ये a का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए a इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे a पुट कर देंगे तो ma आ जाएगा। ठीक है, ma आ जाएगा, देखिए ma आ गया। और ये जो k है ना, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, वो कांस्टेंट और इक्वल का साइन देते हैं। ठीक है, तो इक्वल का साइन दे दिया और ये क्या आ गया मेरा k क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि SI यूनिट में इसका वैल्यू 1 होता है। k का वैल्यू SI यूनिट में कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो मेरा F इक्वल टू ma आ जाएगा। देखिए F इक्वल टू ma आ जाएगा। ठीक है, अब यही फोर्स हो गया मेरा। ठीक है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला भी हमको मिलता है। तो फोर्स का फॉर्मूला यहीं से हम लोग मिलता है F इक्वल टू ma। ठीक है, बात समझे। और सेकेंड लॉ है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब यहां से आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। ठीक है, फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसको कहेंगे, तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 kg है। कितना है, 1 kg है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। देखिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस पे अब जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वही फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यदि उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो ना, तो आप समझिए कि वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि when an acceleration of 1 meter per second square is seen in a body of mass 1 kg, then the force applied on the body is said to be 1 Newton। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब यहां से देखते हैं प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ
ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। यानी सेकेंड लॉ से हमको क्या मिला, सेकेंड लॉ से हमको तो फार्मूला मिला है, ठीक है। तो वही प्रूफ और इसी को हेल्प लेकर, ये फार्मूला का हेल्प लेकर के न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ एन एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू 0 देन अ मूविंग बॉडी कीपिंग मूविंग विद द सेम वेलोसिटी और अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। यानी किसी बॉडी पे यदि हम लोग फोर्स 0 लगाते हैं तो यदि वो मूविंग बॉडी रही तो वो वही वेलोसिटी से मूव करते रहेगा जो पहले कर रही थी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि इस पे हम लोग तो फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, 0 फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि उस पर हम लोग फोर्स लगाएं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। और यदि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। यही तो कहना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ का, ठीक है। तो वही चीज है, यदि हम लोग F इक्वल टू 0 कर दे तो देखिए यहां पर क्या होगा, F इक्वल टू यहाँ 0 ले लेंगे। देखिए F इक्वल टू यहाँ 0 ले लिए, T भी जाएगा इधर 0, M भी 0, यानी V इक्वल टू क्या आएगा, V इक्वल टू U आ जाएगा। यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सब कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि F इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहां से ये प्रूव हो जाता है, दस द फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो सेम, ठीक है। और यदि वो रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में होगा, तो 0 होगा। तो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उस पर फोर्स लग नहीं रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 था तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। सो द बॉडी विल बी कंटिन्यू बी एट रेस्ट, ठीक है। यानी यहां से ये आपको, ठीक है, ये प्रूविंग यदि आप इसे नोट डाउन कर ले, इस एग्जाम में यदि प्रूफ करने के लिए बोले तो आप इसी तरह से उसको आप प्रूफ करके बता सकते हैं, ठीक है। और यहां से स्पष्ट पता चलता है कि यदि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगाए तो वो जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहेगा। यदि वो मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है। और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड ये प्रूफ था, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट भी आप पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन में आप देखें कि यहाँ पर पहले डेफिनेशन देख ले कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यानी आप यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करते हैं तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। उसी अमाउंट में उधर से भी फोर्स आपको आप पे लगेगा, ठीक है। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। तो जैसे कि अच्छा, इसी लॉ के अकॉर्डिंग ये जो लॉ है उसी जो हम लोग इसी लॉ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किए जो डेली लाइफ में होता है। जैसे वॉकिंग इज इनेबल बाय थर्ड लॉ, ठीक है। तो जो हम लोग चलते हैं ना उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो कंसेप्ट है वो थर्ड लॉ पे ही डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे भी हम बताते हैं, जैसे ये आदमी क्या करता है, देखिए चल रहा है आदमी, तो ये कर क्या रहा है, इसको ये जो धरती को है ना ये फोर्स इस पे लगा रहा है, इस पे ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण धरती भी इस पे, ये जो अर्थ है ये भी इस पे फोर्स लगाता है, ठीक है। और आगे की ओर ये बढ़ रहा है और ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हम लोग अपने पाँव से क्या करते हैं, अर्थ को दबाते हैं तेजी से, ठीक है। तो धरती भी हम लोग को ऊपर की ओर धक्का देता है, जिसके कारण हम लोग आगे की ओर चल पाते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ पे ये वर्क कर रहा था। अब आगे देखते हैं और भी देखते हैं, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब नाव से किसी किनारे पर आते हैं तो क्या करते हैं, इसको तेजी से इससे जंप करते हैं तो नाव को आप पीछे धकेलते हैं ना, तो नाव आपको क्या कर देता है, आगे की ओर धक्का देता है, हम लोग, जिसके कारण किनारे पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी एक्शन टू रिएक्शन हुआ, ठीक है। बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ भी
थर्ड लॉ ही काम करता है। ठीक है, बंदूक के केस में देखिए, यदि हम लोग गोली को फायर करते हैं तो बुलेट तो इधर जाता है और हमारा जो बंदूक है ना पीछे की ओर रिकॉइल करता है। ठीक है, रिकॉइल मूवमेंट। ठीक है, तो ये पीछे की ओर झटका खाता है, तो इसका भी रीजन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ बोट मूव बैक व्हेन वी डिवर्टेड इट। ठीक है, अ गन रिकॉल्स। ठीक है, रॉबिंग ऑफ अ बॉट। ठीक है, तो ये सब क्या एप्लीकेशन है थर्ड लॉ का, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और ये अच्छी तरह से इसको याद करें ताकि एग्जाम में तो ये आता ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कि तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम जो होता है ना एक सिस्टम में कंजर्व ही होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोमेंटम तो हम लोग समझ चुके थे कि मोमेंटम क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास होगा और उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और इसी का प्रोडक्ट जब हम लोग निकालेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और ये एक सिस्टम में क्या होता है कि कंजर्व होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन टू bodies act upon one other, their total momentum remains constant provided no external force are acting। यदि उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो और यदि दो ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है मास A और ये मास B। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी अलग अलग है, इसकी वेलोसिटी UA है और इसकी वेलोसिटी UB है। अब ये दोनों मान लेते एक दूसरे को से टक्कर खा गए। देखिए, ठीक है, ये टक्कर कोलिजन हो गया इनका, ड्यूरिंग कोलिजन हुआ। उसके बाद हुआ क्या, मास तो चेंज नहीं होता है, MA और ये MB मास तो चेंज, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। U से VA हो गया और इसका UB से VB हो गया। अब इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। तो देखिए इसका ये यहाँ पे जो मोमेंटम है MAUA प्लस MBUB इजिकल टू मोमेंटम MAVA MBVA, यानी इस सिस्टम में मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। चलिए इसको और बेटर ढंग से समझते हैं। यहाँ पे आइए देखिए, तो वही चीज़ हुआ, यहाँ पर भी वही चीज़ हम लोग यहाँ पे दिखाया है कि देखिए, तो यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सपोज टू ऑब्जेक्ट A एंड B each of mass M1 and M2 are moving initially with velocity U1 and U2 strike each other, मतलब एक दूसरे से टकरा गए आफ्टर टाइम t समय के बाद। ठीक है, एंड स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। देखिए, तो ये M1 था और ये M2 था, इसका वेलोसिटी U1 था और इसका वेलोसिटी U2 था। ये दोनों क्या कर दिए, कोलाइड कर गए, टकरा गए, जिसके कारण इसका वेलोसिटी V1 और इसका वेलोसिटी V2 हो गया। तो देखिए M1 का फर्स्ट में जब टक्कर नहीं हुआ था, स्ट्राइक नहीं किया था, उस समय मोमेंटम कितना था, तो ये देखिए इतना था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A M1 U1, और B2 का भी B का मोमेंटम क्या हो गया, M2 U2 हो गया। लेकिन जब कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद मोमेंटम आप देखिए क्या हो रहा है कि फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A इक्वल टू M1 V1। ठीक है, उसके बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B M2 V2। अब देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं अभी हम लोग। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से इस देखिए फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, और ये t टाइम तक के लिए ये हुआ था तो t से डिवाइड दे दिए। तो ये मेरा क्या हो गया कि a में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, a में बॉडी a में, उसी तरह से बॉडी b में कितना हुआ वो हम लोग देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन b। ठीक है, F2 इक्वल टू देखिए ये है M2 V2 माइनस M2 U2। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ये आपका
बॉडी बी का चेंज इन मोमेंटम है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि यहाँ पे भी देखा गया कि यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, देखिए ये बॉडी इस पर टक्कर मारा तो फोर्स लगाया, तो ये भी इस पर फोर्स लगाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व, तो वो तो प्रूफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या, दोनों एक दूसरे पर सेम टाइप का फोर्स लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, बस यही बात है। तो इसका चेंज इन मोमेंटम यहाँ हो गया और इसका चेंज इन मोमेंटम यहाँ हो गया, ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया, टी से टी कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यदि हम लोग ये देखिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे ले आए, ये यहाँ पे ले आए, ठीक है, और इसको सॉल्व आप कीजिएगा तो ये देखिए आ गया ना कि इनिशियल मोमेंटम दोनों का सम कर दिए, m1u1 प्लस m2u2 दोनों को सम कर दिए, और इधर में m1v1 प्लस m2v2 ये दोनों को सम कर दिए, दोनों इक्वल हो गया। यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब इधर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये 2-4 एग्जाम्पल हमने दिया है कि ये देखिए इसका मास ज़्यादा था, इसका मास थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी अधिक होगी, इसकी वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, टक्कर मार सकता है। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होता है। ठीक है, ये हम लोग बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्व होगा, वो इस फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ये न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी क्या है कि थ्योरी पार्ट जो है इस चैप्टर का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसके नोट्स अच्छे से बनाएं और उसे बार बार रिमेंबर करें। ठीक है, तो आपका एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम लोग डाल करके इसको ये चीज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।